एनपीएस के लिए आर पार के मूड में कर्मचारी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। क्या कर्मचारियों को एनपीएस का झुंझुना थमाकर बहलाने की कोशिश की जा रही है? क्या एनपीएस से केवल एक कंपनी का भला हो रहा है? और क्या कर्मचारियों को एनपीएस तथा सांसदों विधायकों को पुराने हिसाब से मोटी पेंशन मिलने का सिलसिला जारी रहेगा? इन सब सवालों का जवाब हिमाचल प्रदेश एनपीएस कर्मचारी संघ ने खुलेआम दे सा दिया है। एनपीएस के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश और ओपीएस पाने का जज्बा किस कद्र बढ़ता जा रहा है, इसकी बानगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी। बड़ी बात यह है कि आक्रोशित कर्मचारी अब आर पार की मुद्रा में हैं और इस दौरान वे ना सरकार को बख्शने के मूड में हैं और ना ही विपक्ष को। एनपीएस में बड़ा घोटाला आरोप लग रहा है, हम नहीं कहते, आरोप लगाया है आज कर्मचारियों ने ही। अवस्थी जी, ये बड़ी अजीब बात है। अगर मैं शुरुआत में आपसे कहूं कि कर्मचारी कह रहे हैं हमें सरकार के 500 करोड़ हर साल नहीं चाहिए, हमें 500 करोड़ सरकार का नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, सरकार अपने पास रखे। लेकिन सरकार है, बोलते हैं कि हम तो देकर रहेंगे। अवस्थी जी, बात हो रही है एनपीएस वर्सेस ओपीएस के। तो क्या नई पेंशन स्कीम जो है, जिसे एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम भी कहा जाता है या नई न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं, अवस्थी जी, उसमें कोई ऐसा गड़बड़ झाला है जिसे सरकारें अब तक कायदे से छिपाती आई हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, आज जो शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एनपीएसईए जो न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो प्रदेशाध्यक्ष है प्रदीप ठाकुर और उनके कुछ सहयोगियों ने, तो उनके मुताबिक तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला हर साल एनपीएस के नाम पे हो रहा है। घोटाला क्या है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, पर उनको लगता है इसलिए घोटाला है कि उनको उसके जबरदस्ती पैसे दिए जा रहे हैं, उनको ये लगता है स्कीम के मतलब कि उनके ऊपर कोई स्कीम थोपी गई है, स्कीम के बेनिफिट जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनको वो घोटाला लगता है। घोटाला लगता है आम जनता से कि वो पैसे बजाय इस पेंशन स्कीम में थोपने के बजाय क्यों नहीं वो पैसे जनता के विकास में लगाए जाते हैं। अवस्थी जी, चर्चा करते हैं आगे, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई है अवस्थी जी। आज एनपीएस एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने जो शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका आपने हवाला दिया अवस्थी जी, उसमें नई पेंशन स्कीम की तो धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं इनके अध्यक्ष ने, प्रदीप ठाकुर साहब थे ना जी, उन्होंने तो उन्होंने कहा जी, जो भी कहा अवस्थी जी, उससे तो ये लग रहा है कि ये जो स्कीम है इससे एक कंपनी का, निजी कंपनी का फायदा हो रहा है। उनके आरोपों को अगर हम देखें तो, और वो कंपनी है एनएसडीएल, और ये कंपनी जो है वो कर्मचारियों की हक हलाल की कमाई को शेयर बाजार में उससे उस कमाई से खेल रही है एक तरह से। क्या कहेंगे अवस्थी जी, कैसे शेयर बाजार का क्या एंगल है? देखिए, पहली बात तो है कि जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसके अधीन ये आपका नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट जो वो काम कर रहा है, ये जो ट्रस्ट है, जब आप किसी एम्प्लॉय को इस ट्रस्ट से जोड़ते हैं तो उसमें तय है कि उसकी पेंशन का कुछ हिस्सा जो है, जो वो पेंशन तो नहीं बोलेंगे, उसका जो कंट्रीब्यूशन जो उसका कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगेगा। ये प्री डिसाइडेड है, ये पूर्व निर्धारित है। बड़ी बात यह है कि कर्मचारी इसलिए निराश हैं, इसलिए हताश है, इसलिए परेशान हैं कि बाजार हमेशा ऊंचा नीचा जो अपना स्तर है उसको छूता रहता है, कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे गिरता है। तो इस कारण जो भी पैसा इस स्कीम के अंदर इन एम्प्लॉइज का वहां लग रहा है वो भी घट रहा है, वो भी डूब रहा है। प्रदीप ठाकुर जी ने आज 2 कोट भी किए हैं, 2 बड़े ऑफिसर जो थे, उनके नाम तो नहीं लिए, पर उनके हवाले से ये जरूर बताया कि उनका पैसा बढ़ने की बजाय घटा है जी। और जी, ये 2 हफ्ते की बात है। एक जो उन्होंने उनका बताया कि वो क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर है, उनके 35,000 रुपए घट गए 14 दिन में, और दूसरों के घट गए 15,000 रुपए। जी अवस्थी, यही कहा था ना जी, आप कंटिन्यू करिए। जी अवस्थी, बिल्कुल यही कहा है। और आप जब किसी भी स्कीम को मार्केट लिंक करेंगे तो उसमें आपको ऐसे असर देखने को मिलेंगे। कभी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड उसमें उछाल हो, आपका पैसा जो था आपने जो उम्मीद नहीं की उससे ज्यादा आपको बढ़ता दिखे, और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपका जो निर्धारित पैसा, जो आपको तय पैसा जो हफ्ता भर पहले दिख रहा हो, उससे भी कहीं वो नीचे गिरे। तो इतना तो तय है। समस्या यहाँ
ये है कि क्या एम्प्लॉइज का पैसा बाजार में लगाना जरूरी है? जी जी जी। इस स्कीम को क्या बाजार से जोड़ना जरूरी है? जी। बाजार से जोड़ने के बावजूद भी एम्प्लॉइज को रिवर्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो वो गारंटेड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गारंटेड नहीं है। और जिस उद्देश्य के लिए ये स्कीम शुरू हुई है उस उद्देश्य को पूरा करती नहीं दिख रही है। 100% कर्मचारियों को इसका नुकसान हो रहा है। एक तरफ ऐसे कर्मचारी आपको मिलेंगे जो हजारों रुपए की पेंशन ले रहे हैं, कोई भी एक मतलब अधिकारी जो अगर मान लो किसी क्लास 1 ऑफिसर है तो वो 70-80 हजार रुपए पेंशन ले रहा है। दूसरी तरफ 2003 के बाद जो उसी पद पे जो मतलब तैनात होंगे लोग और 58 साल के बाद जो रिटायर होंगे तो उनको बहुत कम, मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा भी मिलेगा उनको मासिक जिससे उनकी 2 वक्त की रोटी भी मिल सके। जी अवस्थी जी, आपने बहुत अच्छा नुक्ता दिया है। ये बड़ी समझने की बात है। देखिए आम जनता की भी, कर्मचारी तो शायद समझते ही हैं, सभी कर्मचारी। देखिए ओपीएस वाले भी, एनपीएस में। आपने अधिकारियों की बात की अवस्थी जी, 2 अधिकारियों की आपने डिटेल में बता दिया। उससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि एनपीएस को अगर कोई ये समझे ना कि नॉन गस्टेड जो एम्प्लॉइज यूनियन है उसके जैसी कोई संस्था है, ऐसा नहीं है। सीधा पता लग रहा है कि इससे बड़े बड़े अफसर भी खफा है। वो अफसर जो ऐसा स्कीम के दायरे में आते हैं, वो प्रोटोकॉल होगा कोई जिससे खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो मदद अंदर खाते पूरी कर रहे हैं। एक बात तो अवस्थी जी यहाँ क्लियर हो जाती है। दूसरी बात आपने कही कर्मचारी, बड़े जो पुराने अफसर हैं अवस्थी जी, एक्चुअली इस दिक्कत ये है कि कर्मचारियों का क्या कहना है एनपीएस का कि हमारे बारे में फैसला वो अधिकारी लेते हैं जो ज्यादातर ओपीएस के दायरे में। बिल्कुल बिल्कुल, उनको दर्द महसूस ही नहीं है हमारा। इनका ये आरोप है कि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है, वो कैलकुलेट कर लेते कि हमारी पेंशन तो इतनी बनेगी जी, और वो हर साल बढ़ा करेगी, जबकि इन कर्मचारियों के हर महीने जी सबसे खतरनाक जो पॉइंट है मतलब आप देखेंगे कि जो एक पेंशन उसको एक बार मिलना शुरू हो जाएगी वो ताउम्र वही पेंशन मिलेगी, उसमें 1 पैसे की बढ़ोतरी एनपीएस में वो छोटी सी हो सकती है ना जी, और उसमें जो भी पेंशन उसमें तय होगी वही पेंशन उसको ताउम्र मिलेगी, उसमें कहीं कोई बढ़ोतरी तय नहीं है। जबकि उसको कोई डीए मिलने वाला है साल में या कुछ और मिलने वाला, जबकि ओपीएस जो लेगा अवस्थी जी, जो कि आजकल ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर बोलते हैं ना जी हम, जो लोग बैठे हैं, इन कर्मचारियों का आरोप है कि उनमें से अधिकतर वो लोग हैं जो ओपीएस के दायरे में आते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। और बाकी तो हम आगे चर्चा करेंगे कि जिन्होंने ये कानून बनाया है उनका क्या हाल है पेंशन को लेकर, वो भी हम चर्चा कर लेंगे इसके बाद। अवस्थी जी, 5,821 करोड़ रुपए प्रदीप ठाकुर ने बताया आरटीआई के इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस कंपनी के पास जमा है 5,821 करोड़ रुपए। संघ ने मांग की है कि सरकार ने जैसे कहा है, सदन में कहा है कि हमें अगर पिछले एरियर ही पूरा करना हो ना, अगर हम ओपीएस लागू कर देते हैं हिमाचल प्रदेश में तो हमें 2,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। कहां से लाएंगे? सीधा सा डिमांड है एनपीएस कर्मचारी यूनियन की कि आप वो पैसा ले लीजिए कंपनी से वापस, आप 2,000 करोड़ रुपए भर दीजिए कर्मचारियों को, और जो 4,000 लगभग 3800 करोड़ रुपए बचेंगे ना अवस्थी जी, वो बोलते आप विकास में लगाइए। आप ऋण लेने क्यों भागे हुए हैं? हर महीने सरकार जो 500 करोड़ 1,000 करोड़ रुपए का ऋण ले रही है, तो उसको आप जनता के विकास में क्यों नहीं लगाते? उस पैसे को सरकार ने जबरदस्ती क्यों दे रखा है अवस्थी जी? एक तो बात ये हो गई है, और इसमें दूसरी बात ये है कि इन्होंने जोर देके कहा, जहां से हमने शुरुआत की थी, कि सरकार कहती है बार बार कि हम इतना पैसा आपको दे रहे हैं, 10% आपका लग रहा है, 14% हम डाल रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा 10% रहने दीजिए महाराज, आप अपना 14% बचाइए, हमारा ही जमा कीजिए, जीपीएफ में डालिए उसको, जीपीएफ में, है ना जी। अब और भी तो है, ईपीएफओ के भी तो फंड चले हुए हैं, तो जीपीएफ में क्यों नहीं? क्यों? ऐसी वजह है कि जीपीएफ नहीं, कंपनी को ही पैसा देना है और जरूर देना है उससे जी। और बड़ी बात एक और कही उन्होंने, लगभग 18 लाख रुपए इस कंपनी को दिया जा चुका है। देखिए पैसा जमा करवाया जा रहा है, एम्प्लॉइज का पैसा जमा हो रहा है, सरकार का पैसा जमा हो रहा है, जो जनता का पैसा है बेसिकली अवस्थी जी। और उसके बदले में भी बजाय उसके कि ब्याज नहीं, उस पैसे को रेगुलेट करने के लिए कंपनी को 18 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, जो कि कर्मचारियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। क्या देखते हैं अवस्थी जी आप इसमें? बिल्कुल 2 चीजें हैं, एक तो जो इन्होंने विकास का एक पैमाना सुझाया है, जो उससे तो सहमति शायद नहीं होगी, वो एक वन टाइम सेटलमेंट तो वो उनको दिखती होगी कि एक बार उस पैसे को निकालिए और उतना पैसा विकास में लगाइए, उतना पैसा। पर चूंकि ओपीएस जब आप लागू करते हैं तो आपको हर महीने हर साल बर्डन बेयर करना पड़ेगा, वो बढ़ती जाएगी। वो एक चीज उसमें और समझने की कोशिश करिए कि ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं है जिसने इस स्कीम को लागू किया है, सारे देश में ये स्कीम लागू की है और उस वक्त की सरकारों की सहमति से लागू। यहाँ मसला ये है कि क्या वो स्कीम आपको लाभ दे रही है?
मसला वो है। तो वहां नहीं दिखता कि ये स्कीम वहां आम कर्मचारी को लाभ देगी। जी। आपके पास ईपीएफओ पड़ा हुआ है, जो पहले ही संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी उनकी मतलब पेंशन या बाकी चीजों को रेगुलेट करता है। जी। तो आप इन कर्मचारियों को अगर आपको लगता तो उसके साथ क्यों नहीं जोड़ा आपने? हालांकि वहां भी हम चर्चा करेंगे। जी, वहां भी बुरा हालत है, वहां इनसे थोड़ी स्थिति क्या है, ईपीएफओ के जो पेंशन है उसकी रिटर्न क्या है, वो तो शायद इनसे भी बदहाल स्थिति। जी, उसमें भी हम किसी और संगठन में चर्चा करेंगे। नए संगठन को क्यों वहां क्रिएट करना चाहते हैं? इसमें लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को फायदा देना चाहते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है सीधे तौर पे अर्थव्यवस्था से। जी, अर्थव्यवस्था से, या फिर कुछ ऐसा है कि बाजार का जो मार्केट कैप होता है ना, कई विशेषज्ञों का यह मानना है या कर्मचारियों का यह मानना है कि आप उसको उठाने के लिए, बाजार में बाहर लाए रखने के लिए एक ऐसी कंपनी खड़ी कर रहे हैं पूरे देश में जो कि वो उसके पास इतना धन है कि वो बाजार को खड़ा रखेगी, जबकि इसमें नुकसान सीधा सीधा कर्मचारियों का हो रहा है। अवस्थी जी देखिए, जैसे आपने कहा कि सेंटर की है, लेकिन ये कहा गया है कि जो पेंशन है वो सब्जेक्ट वो स्टेट सब्जेक्ट है। जी। बात यहां पे शायद कर्मचारी ये कहना चाहते हैं क्योंकि भाजपा सरकार ने सेंटर में लागू की थी, वर्तमान में भी जो डबल इंजन सरकार है, क्या केंद्र की सरकार की मर्जी के बिना हिमाचल सरकार में इतनी हिम्मत होगी कि वो कर्मचारियों की समस्या को समझते हुए और सारे नुक्तों को मानते हुए भी क्या ये लागू कर पाएगी? ये बड़ी बात है अवस्थी जी। अच्छा, अब मैं अपने अगले प्रश्न पे आता हूं। कर्मचारियों ने यह कहा है कि प्रदेश सरकार आरोप लगाती है कि अगर आपने 2 या 3% डीए भी देना होता है तो बार बार से ये खुल के कहा जाता है, मीडिया के सामने कहा जाता है, सबके सामने कहा जाता है कि जी हम तो इसलिए कर्ज ले रहे हैं कि हमें एम्प्लॉइज को देना है। जी बिल्कुल। अब आज सवाल उठाया गया कि अगर ऐसा है, सरकार को पता होता है, वो एक एनुअल प्लान बनाती है, उसके आधार पर बजट निर्धारित होता है प्रदेश का, अभी भी आने वाला है ना उसकी बजट 20 तारीख के बाद, फरवरी में हमारा। तो आरोप लगाया प्रदीप ठाकुर ने आज अपने यूनियन की तरफ से कि जब बजट बनता है तो मंत्री या सरकार क्या गप्पे हाँकने बैठे होते हैं वहां पे? क्या उनको प्लानिंग का पता नहीं है कि उनको इतना खर्चा करना है आगे चल के? तो फिर कर्ज लेती बार कर्मचारियों को क्यों बदनाम किया जाता है? क्या कहेंगे आप इस पे? हाँ बिल्कुल। वर्तमान हालात में ये देखिए कि जो हिमाचल तो चलो एक बोल सकते हैं कि थोड़ा गरीब राज्य है बाकी संसाधनों के लिहाज से, पर जो अति साधन संपन्न भी है, पंजाब का देख लीजिए स्थिति ये है कि 22, 23, 24% तक वो अपनी जो कुल आय है, सालाना कुल आय का कर्मचारियों पे खर्च करते हैं। पंजाब 65% से ज्यादा खर्च करता है। बिल्कुल। और कितना एक्सचेकर है पंजाब? बिल्कुल। फिर भी हाँ जी। पर आप चूंकि कर्मचारी आपने हायर किए हैं, वो आपका काम चला रहे हैं, तो उसके एवज में आप उनको इस तरह के ताने नहीं मार सकते। उनकी तनख्वाह या वेतन भत्ते चुकाने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ता है। वो व्यवस्था करना आपका काम है, वो आपको करनी पड़ेगी। आपको इस तरह के संसाधन विकसित करने पड़ेंगे, अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। और अगर ऋण लेना आपके लिए आवश्यक है और आप बाकी कार्यों के लिए ऋण ले रहे हैं तो आप लीजिए। और कर्मचारियों को बार बार इस तरह के ताने मारना तो अच्छी बात नहीं है। जी नहीं है। देखिए, वही कर्मचारी आपके लिए काम करे। अवस्थी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी भाजपा अध्यक्ष जो है सुरेश कश्यप जी, उनका बयान जो पिछले दिनों चर्चा में आया था, हालांकि उन्होंने वो बैक ट्रैक कर लिया बाद में क्योंकि उनको पता लग गया था कि कितनी बड़ी गलती वो कर गए हैं। उस पे सीधा आरोप, सीधा निशाना लगा। कहा गया कि 2 तो पेंशन ले रहे हैं सुरेश कश्यप साहब, साथ में ले रहे हैं तनख्वाह एमपी होने की, 3 तरह से इनकम हो गई। वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? दूसरी बात, ये कहा गया कि भाजपा के वो प्रदेश अध्यक्ष है और ये कहा गया कि भाजपा मैनिफेस्टो, उन्होंने मैनिफेस्टो शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कोई दृष्टि पत्र या जैसा ये कहते हैं भाजपा की तरफ से कहा जाता है, जो इनका एक होता है, वैसा नहीं कहा। उन्होंने मैनिफेस्टो शब्द का इस्तेमाल किया अध्यक्ष ने, और कहा कि भाजपा वो वादे भूल रही है सत्ता में आते हुए, लेकिन ये चुनावी साल है, उसको ये चीज याद रखनी चाहिए। बताइएगा जरा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान था वो कितना भारी पड़ सकता है? बिल्कुल। एक इतने बड़े नेता जो मतलब एक तो सांसद हैं और दूसरा एक बड़ी पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसका हिमाचल में वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके अध्यक्ष होने के बावजूद वो अगर इस तरह का बयान वो दे रहे हैं, संवेदनशील मसला है, वो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है और सरकार के लिए वो नई चुनौती पेश करने वाला है। जी। जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने उस बयान को संभाल के रखा है और इतना तय है कि सरकार को वो समय समय पर सुनाएंगे। और बनता भी है कि आप संवैधानिक पदों पे विराजमान हैं, उसके बावजूद आप इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो बहुत गलत बात है। अगर आप चाहते हैं कि इन कर्मचारियों का भला हो तो सबसे पहले अपनी अपनी पेंशनों का और अपनी
अपनी जो सैलरी है जो आप हर माह ले रहे हैं उसका त्याग करिए ना। जी जी बिल्कुल। तो आप त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। जी जी। मोटी सैलरी आपको मिल रही है, मोटी पेंशन आपको मिल रही है, और जो कर्मचारी बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी हासिल कर पा रहा है, बीबी बच्चों का लालन पालन पोषण कर पा रहा है, उसको आप इस तरह की बातें सुना रहे हैं, वो बहुत गैर जिम्मेदाराना। जी अवस्थी जी बिल्कुल सही बात है, बुढ़ापे के लिए चिंतित है। अवस्थी जी ये स्थिति वो कही जा रही है कि गुलाब जामुन खाने वाले सलाह दे रहे हैं कि गुलगुले मत खाइए, आप बीमार हो जाएंगे। देखिए हालत देखिए आप। अब अवस्थी जी ये भी कहा गया कि पंजाब के तो ज्यादा, लेकिन हिमाचल के भी कुछ विधायक ऐसे हैं जिनकी पेंशन ओपीएस की तरह ही 1 महीने की 4 लाख रुपए से ज्यादा है। जी जी। क्या हैरानी नहीं है इस बात को सुनते? बिल्कुल हैरानी है। आप ये देखिए कि 2016 में विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया था, उस पे आम पब्लिक ने बहुत आंखें भी दिखाई थी। उस वक्त जो सैलरी थी, मोटी सैलरी जो थी वो विधायकों की और बढ़ाई गई थी हिमाचल में। जी जी। तो इस वक्त वर्तमान में एक विधायक कम से कम 2,10,000 रुपया महीने का हासिल कर रहा है वेतन और भत्तों के रूप में, और कुछ भत्ते उसमें शायद और जुड़ते रहेंगे। साथ ही एक नया विधायक जो है उसको 80,000 से ज्यादा पेंशन मिलती है। उसका भी फार्मूला देखिए कि एक बार उसको अगर 80,000 मिल रही है, उसकी बेसिक जो बनती है, जैसे इस मेरे को 36,000 रुपए बेसिक है, प्लस 144% जो डीए है, और उसके प्लस भत्ते जुड़ते हैं। अच्छा। अगर वो 2 टर्म अगर वो विधायक चुना जाता है तो 5,000 रुपया उसकी बेसिक में और जुड़ जाता है। तीसरी टर्म को चुना जाता है तो 5,000 रुपया और जुड़ जाता है। तो अपने लिए तो इन्होंने इस तरह के जुगाड़ करके रखे हुए हैं। यहाँ पेच है लॉ मेकर कहे जाते हैं विधायक और सांसद, क्योंकि यही कानून बनाते हैं संसद में बैठ के, सदन में बैठ के, जो आगे चल के कानून बनता है। मतलब लॉ मेकर अपने लिए कानून और रखे हुए हैं, आम जनता के लिए जिन्होंने उनको चुन के भेजा है अपनी बेहतरी के लिए, उनके लिए कानून अलग। गुलाब जामुन हमारे, आप गुलगुले भी मत खाइए। अवस्थी जी ये तो बड़ी अजीब बात हो गई एक तरह से। पर यहाँ पे अब ये तो बातें हो गई डिटेल में जो कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से कही गई है। अब आई उनकी चेतावनी की बारी। उन्होंने कहा कि हम पक्ष और विपक्ष हर विधायक के पास जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उनसे सहयोग मांगेंगे। अगर सहयोग नहीं दिया तो उनके घर में उनका घेराव किया जाएगा, सड़कों पे घेराव होगा और विधानसभा तक का घेराव होगा। क्या कहेंगे, क्या स्थितियां बिगड़ती जा रही है? बिल्कुल बिगड़ेगी, बिल्कुल बिगड़ेगी। देखिए कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। जी जी। तो सरकार को बार बार सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि आप ओल्ड पेंशन को बहाल करिए, उसके आसपास पहुंचिए, उनके बुढ़ापे का जो था वो आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करिए। और इसी कारण सरकार ने जब विधानसभा सत्र धर्मशाला में हुआ था शीतकालीन, तो सरकार ने प्रॉमिस किया था और एक कमेटी गठित करने का उस वक्त निर्णय लिया। वो कमेटी जो थी वो डिसाइड करेगी कि कर्मचारियों के लिए क्या कुछ किया जाएगा। लगभग 2 महीने हो गए हैं, पर अभी तक उस पर कोई फैसला अभी तक हो नहीं पाया है। इसलिए कर्मचारियों को इस एंड पे जाना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो वो कर्मचारी आंदोलन पे जाएंगे और जो जिस तरह की उन्होंने चेतावनी दी है, मार्च महीने तक वो वेट करेंगे। जी यही बात है, 10 तारीख की बात कही है उन्होंने। बिल्कुल जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार अगर वो बात नहीं मानेंगे और हम शिमला पहुंच गए, बिल्कुल, फिर तो हो सकता है कि हम पेंशन लेके ही शिमला से जाएंगे। उन्होंने सब उससे पहले उन्होंने चेतावनी दी है कि हर विधायक का घेराव करेंगे, पक्ष हो या विपक्ष। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ सरकार को ही घेरेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पाले बदलते ही बातें भी बदल जाती है। जी जी। 68 विधायकों का घेराव करेंगे उनके घरों में जाकर। जी। और वो अगर इस तरह के हालात पैदा करते हैं तो सरकार के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। इलेक्शन ईयर है और अगर ऐसी छवि सरकार की बनती है, आंदोलन उसके घर द्वार तक पहुंचता है, तो सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होगी। जी बिल्कुल सही बात है अवस्थी जी। और फिर तो वही है, अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि नहीं दी जा सकती पेंशन, तो 2003 के बाद जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, बिल्कुल उनको पेंशन नहीं दी जाए। बिल्कुल नहीं उनको भी उनकी, और जो ज्यादा दे दी गई है वो वापस ले ली जाए। यही हो सकता है ना, क्योंकि जो लिया है वो तो देना ही पड़ेगा। जैसे रिकवरी अब कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की वजह से होनी पड़ रही है, ऐसे दीजिए वैसे दीजिए। तो आप ये बताओ, आर्थिक संसाधनों के लिए बहुत ज्यादा विकल्प सरकार को सुझाए जाते हैं, सरकार उन विकल्पों का उपयोग नहीं करती है। आज एक फाइट इनइक्वालिटी अलायंस जो इंडिया है उसने एक सर्वे किया है। उस सर्वे में 80% लोगों ने ये कहा है कि जो सुपर रिच लोग हैं इंडिया के, जो सुपर रिचेस हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाइए।
उनके ऊपर टैक्स लगाइए। पर स्टडी जो बता रही है कि इससे पहले जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के कोई 50 ऑफिसर थे, उन्होंने भी ऐसे सुझाव दिए थे। सरकार ने उन सुझावों पर अमल करना तो दूर, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ये मतलब दुर्भावनापूर्ण है। मतलब जो सलाह दे रहे हैं उस पर कार्रवाई शुरू हो रही है। देख लीजिए, रिचेस जो गिनाए हैं उनके ऊपर अगर टैक्स लगता है, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगता है, तो उससे बहुत ज्यादा आर्थिक संसाधन जो थे वो जुटाए जा सकते हैं। वैसे तो 30% का ही है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। कोविड पीरियड के दौरान गौतम अदानी की जो संपत्ति है वो 200% से ज्यादा बढ़ी है। है ना। और मुकेश अंबानी की संपत्ति जो 35% बढ़ी है। तो इतनी बड़ी ग्रोथ इन दो बड़े जो बिजनेस आइकॉन है उनकी संपत्ति में हुई है। तो इन्हीं को देखकर सुझाव दिए गए हैं। इसके विपरीत आप देखिए कि आम आदमी जो था उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हुई है। गरीब और से गरीब हुआ है। आप साल में 3 सिलेंडर या 2-3-6 हजार रुपया देकर उस गरीबी को दूर नहीं कर सकते। आपको संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी और अगर सुझाव आपको मिल रहे हैं कि आप वेल्थ टैक्स लगाइए और सुपर रिचेस के ऊपर कुछ और टैक्स लगाइए, तो आपको उन सुझावों पर अमल करना चाहिए। जी। और अवस्थी जी, इससे ये जरूर लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है। जी। आज कर्मचारियों ने हिमाचल की बात की, हिमाचल का कार्यक्रम है इसलिए हम हिमाचल की बात कर रहे हैं। ये आंदोलन ओपीएस के लिए जो आंदोलन चला हुआ है ये देशव्यापी है। देशव्यापी है और ये कुछ न कुछ रंग दिखाता लग रहा है। आगे जो भी होगा हम बताते रहेंगे। सरकार का पक्ष भी, कर्मचारियों का पक्ष तो हमने बता दिया है। सरकार की ओर से कुछ कहा जाएगा तो हम रखेंगे कि सरकार का इसमें पक्ष क्या है।